नमस्कार। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया विद डॉक्टर राकेश पाठक। राकेश सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो सोचा न था आज वो हो गया। मोदी की ईडी आज गई और जबरदस्त धुनाई कर दी। अब भैया जनता है, कभी सर आंखों पर बिठाती है और कभी धुनाई भी कर देती है। और मेरी अपनी खबर नहीं है, आप ये सोचो कि हम सरकार से सवाल करते हैं इसलिए। ये ईटीवी भारत ने लिखा है कि विजयन के खिलाफ छापेमारी पर लेफ्ट समर्थकों का ईडी अफसरों की गाड़ी पर हमला, ईंट व पत्थर फेंके, लाठीचार्ज हुई। नवभारत टाइम्स लिख रहा है केरल में ईडी की टीम पर हमला, पूर्व सीएम पी विजयन के समर्थकों ने तोड़ी गाड़ियां, बाल बाल बचे अफसर। न्यूज 18 इंडिया यानी अंबानी का चैनल लिख रहा है कन्नूर में ईडी की टीम को भीड़ ने घेरा, गाड़ियों के शीशे टूटे, बेटी के घर पहुंची टीम पर विजयन समर्थकों का हिंसक हमला। ये आपने उन अखबारों की खबरें देखी सुनी। अब मैं थोड़ा सा आपको उन वीडियो जो तस्वीरों से रूबरू करा दूं, फिर सर से सवाल करूंगा। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आम लोग क्या सलूक कर रहे हैं। सर इस वीडियो को आपने देखा, क्या सोच सकता है कोई कि ऐसा भी होगा? देखिए, ये दृश्य सचमुच में चिंताजनक है। एक केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कहीं कोई कार्रवाई करने जाएं, छापा मारने जाएं, और वहां स्थानीय लोग या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उसको इस तरह खदेड़ दें, इस तरह उस पर पत्थर ईंटें बरसाएं, पुलिस को लाठी चलानी पड़े, तो ये कुल मिलाकर चिंताजनक बात है। ये नौबत क्यों आई है, इस पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे इससे आगे। लेकिन अभी ये समझ लें, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये केरल, अब केरलम कहलाता है, उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की तस्वीर है। अभी हाल ही में केरलम में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। विजयन और उनका जो गठबंधन है वामपंथी पार्टियों का, एलडीएफ, वो सत्ता से बाहर हो चुका है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। इनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची थी। अब कहाँ कहाँ पहुंची थी, मामला क्या है, क्या केस है इनके खिलाफ, इस पर हम थोड़ी संक्षेप में बात करेंगे तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे। दरअसल में एक फर्म है, एक कंपनी है केरलम में, उसका नाम है CMRL, कोचीन मिनरल एंड रूटाइल लिमिटेड। ये खनन वगैरह का काम करती है। इस कंपनी के साथ एक और कंपनी का एक रिश्ता सामने आया सन 2017 से 21 के बीच में। उस कंपनी का नाम है एक्साइलिक। ये कंपनी है विजयन की बेटी टी वीना और उनके दामाद हैं पीए मोहम्मद रियास। ये एक आईटी कंपनी है। तो जो पहली कंपनी है CMRL, उसने टी वीना की कंपनी को 1,82,00,000 रुपए निवेश किए थे, किसी काम के लिए दिए थे। ईडी का कहना यह है कि ये बिना काम के दिया गया पैसा था, इसलिए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA, उसके अंतर्गत इस पर केस रजिस्टर था। अब जो छापा पड़ा वो करीब करीब 10 से 12 ठिकानों पर, जिसमें विजयन का तिरुवनंतपुरम वाला घर है। और यहाँ स्पष्ट कर दें, उनके पास अपना कोई घर नहीं है।
मुख्यमंत्री रहने के बावजूद विजयन किराए के मकान में रहते थे। उनकी धर्मपत्नी किराए के मकान के पास भी कोई मकान नहीं है, उनके नाम से कोई संपत्ति नहीं। तो किराए के मकान में रहने वाले भूतपूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा कोझिकोड में जहाँ इनकी बेटी टी वीना और उनके दामाद का दफ्तर और घर है, वहां छापा मारा। कन्नूर में छापा मारा। अब तक की सूचना के मुताबिक ईडी को विजयन के घर से कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन जाहिर है एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जो किराए के घर में रहते हो, उनके अगर ईडी पहुंचेगी तो कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक विरोध प्रदर्शन करने आएंगे। लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते, जो भी करना था वो करते। और इसमें एक बात और है, अभी नई सरकार बनी है कांग्रेस की, उनके गठबंधन की गृह मंत्री है रमेश चन्नीथला। उनका बयान आया है कि ईडी की कोई जानकारी, ईडी के छापे की कोई जानकारी केरलम पुलिस को नहीं थी, जबकि एक सामान्य प्रोटोकॉल है, प्रावधान है। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो उस राज्य के पुलिस बल को, पुलिस के महानिदेशक को, स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी जाती है। तो एक तो बिना सूचना के गई थी ईडी। फिर जो हुआ वो आपने दिखाई दिया। एक आध दृश्य और दिखा दे सकते हैं, जिस तरह से शुरुआत में भीड़ इकट्ठी हुई, उनकी घेराबंदी हुई, वो दृश्य भी हम दिखा सकते हैं। ये देखिए किस तरह ईडी की टीम को घेर रखा है लोगों ने। देखिए किस तरह का शोर उठ रहा है, लोगों का आक्रोश, असंतोष ईडी की टीम के खिलाफ दिखाई दे रहा है। अब सर हमारे जहां दर्शक ईडी गई थी वहां का हाल ये था। वहां का हाल ये था। ये उनका घर है, संभवतः उनका घर या दफ्तर है विजयन के किसी सहयोगी का, उनका। इसके बाद जो हुआ वो सबने देख लिया है। अब ये नौबत क्या क्यों आई, इस पर हम थोड़े विस्तार में जाएंगे। भाई केंद्रीय एजेंसी है, उसने कोई केस रजिस्टर किया है, जांच पड़ताल करने जाएगी। इतना विरोध क्यों होना चाहिए? क्यों लोगों को ईडी की टीम पर पथराव करना चाहिए? क्यों पुलिस को लाठी चलानी चाहिए? ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में सरकारी एजेंसियां शूटर की तरह काम कर रही। उनको छू कर दिया जाता है, उनको इशारा कर दिया जाता है कि विपक्ष के फला नेता फला व्यक्ति पर कार्रवाई करनी है, और एजेंसियां चल पड़ती। अब ईडी की कार्रवाइयों पर थोड़ी सी बात करेंगे ताकि हमारे दर्शक ये जान लें कि वो किस तरह सरकार के इशारे पर सिर्फ विपक्ष के लोगों पर चढ़ाई करती है। चंद आंकड़े ये कहते हैं कि 2014 में सरकार बनने के बाद से 2025-26 तक, 26 के आंकड़े अभी ताजा नहीं होंगे, उसमें से ही जोड़ लीजिए आप। हाँ, 26 का एक आंकड़ा है, उसका भी जिक्र करेंगे। अब तो अद्भुत आंकड़ा है, अद्भुत प्रमाण है ईडी के कामकाज का। 2025 तक ईडी ने जितने मुकदमे दर्ज किए हैं देश में, उनमें 95% मुकदमे सिर्फ बीजेपी के विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ है। फिर सुन ले हमारे दर्शक, 95% केसेस कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार, जितनी ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी शाह के साथ नहीं है, उनके नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं।
अब उनमें भी जो संख्या है, मोटे तौर पर अभी जो आंकड़ा सामने है, 125 या 121 मुकदमे दर्ज हुए, उनमें 115 विपक्षी नेता हैं। चलिए, आपने मुकदमे दर्ज किए, शिकायतें मिली मनी लॉन्ड्रिंग की या दूसरे तरह की वित्तीय अनियमितताओं की, बहुत अच्छा किया, तो अदालत से उन्हें सजा दिलवा देते हैं। 10 साल हो गए सरकार को। अब जो मुकदमे 2014-15 में दर्ज हुए होंगे, उनमें तो अब तक सजा हो जानी चाहिए। चलिए, 24-25 के मुकदमे की बात नहीं कर रहे हम, 1 आध साल हुआ है, ट्रायल में लग जाता है समय। तो अब कन्विक्शन रेट भी सुन लीजिए, सजा दिलाने का प्रतिशत 1% से भी कम लोगों को ईडी ने आज तक सजा दिला पाई है। और ये हमारा आरोप नहीं है, ये संसद में पूछे गए सवालों के जवाब हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार की लंबी पड़ताल है, 1 पेज की खबर छापी थी इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल। नाम, तस्वीरें, मुकदमे की तारीख, धाराएं, उसका निवारण, निराकरण, उसमें सजा या बरी होना, ये सारे आंकड़े देश के सामने आ चुके हैं। 1% से कम सजा दिलवा पाती है ईडी, इतने लचर मुकदमे दर्ज होते हैं। अब और एक दिलचस्प बात सुन लीजिए, हम पूरा लंबी बातचीत करे लेते हैं ताकि हमारे दर्शक एक बार में अच्छी तरह समझ जाएं कि ईडी किस तरह सत्ता है क्या भला, और मोदी शाह के इशारे पर किस तरह वो किसको काटने के लिए दौड़ती है। ये जो कटखना जो भी है, उसको हम आगे नाम नहीं देंगे, ये किसको अपने दांत और पंजे गड़ाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है उस पर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये कि कम से कम 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, और उसमें से 193 केसेस में से सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है, 1% से कम। कई मुकदमे 5-5 साल, 10-10 साल से पेंडिंग है, और कई मुकदमे उसके भी पहले के हैं, यूपीए की सरकार के समय के भी हैं। लेकिन कामकाज का तरीका देखिए, ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ कई मुकदमा का था, ट्रायल शुरू हो गया तो सबूत गवाही अभी तक नहीं हुई है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुए हैं। इसलिए जो कन्विक्शन रेट है वो 1% से भी कम है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। ऐसा नहीं है कि ये आरोप पत्रकारों का, इंडियन एक्सप्रेस का है, या संसद में साकेत गोखले ने पेश किया था एक आंकड़ा, टीएमसी के सांसद, कि 95% केसेस ईडी ने विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए। साकेत गोखले का संसद में लिखित प्रमाण के साथ बयान है। अब आते हैं कि जिस पर काटने के लिए भेजा जाता है उसका क्या होता है आगे चलकर। उसका ये होता है कि जिस गैर भाजपा नेता पर ईडी छापा मारती है, थोड़े दिनों में वो वॉशिंग मशीन में चला जाता है। वो कमल छाप वॉशिंग मशीन एक है ना, उसमें वो कीचड़ नाम का एक पाउडर डलता है। ईडी के छापे के बाद आदमी उस कमल छाप वॉशिंग मशीन में जाता है, कीचड़ पाउडर से उसकी धुलाई होती है, और बाहर निकल कर आता है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। नामजद ब्यौरा भी सुन लीजिए, पहले बड़े नामों से शुरू करेंगे। इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी में सुशोभित हैं, 4 चांद लगा रहे हैं बीजेपी में, उनके नाम सुन लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, इनके खिलाफ जब ये लोग बीजेपी में नहीं थे, ईडी और सीबीआई के मुकदमे थे। बाद में ये वॉशिंग मशीन में गए, साफ सुथरे नए नकोर होकर बीजेपी में के सदस्य बने, और आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ऐसा भी नहीं किसी छोटे मोटे पद पर हैं, जिन पर ईडी के केस हुए वे बीजेपी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन गए। अब जरा भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र कर लेते हैं। अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ईडी ने केस किया, बुरी तरह से ईडी उन्हें परेशान कर रही थी, कई 100 करोड़ का मुकदमा था। अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए, राज्यसभा में पहुंच गए। मजे की बात यह है कि खुद अशोक चव्हाण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ईडी से परेशान हो गया था, मैं कब तक उसका मुकाबला करता।
इसलिए बीजेपी में चला गया। सारे मुकदमे खत्म हो गए। इस वक्त भी और बड़े नेता सुन लीजिए, महाराष्ट्र के ही प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रिक, प्रताप सरनायक, भावना गवली, ये वे लोग हैं जो एनसीपी शरद पवार गुट के थे, यानी एनडीए में शामिल होने को तैयार नहीं थे। सबके ऊपर ईडी को छू किया गया और ये सारे लोग आज की तारीख में बीजेपी के साथ हैं, घटक दल के रूप में, सहयोगी दल के रूप। तृणमूल कांग्रेस, तापस राय, टीएमसी के सांसद, ईडी का कार्य की छापामारी हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, तापस राय बीजेपी में आ गए, मौज कर रहे। एक दिवंगत नेता का नाम भी ले देते हैं, अजित पवार, तड़के 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने वाले हैं। अब वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये तथ्य तो रहेगा दुनिया में कि नरेंद्र मोदी अजित पवार को 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी बताते थे। मध्य प्रदेश में ही एक सभा में उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि सिंचाई घोटाले के आरोपी अजित पवार, 70,000 करोड़ के घोटाले के। देवेंद्र फडणवीस में ही कहा था, मध्य प्रदेश में कहा था, संभवतः झाबुआ की आम सभा में कहा था। देवेंद्र फडणवीस, वे तो शोले फिल्म का अमर डायलॉग दोहरा रहे थे कि अजित पवार जेल जाएंगे सिंचाई घोटाले में, चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग। अजित पवार तो साथ आ गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। ईडी के मुकदमों का कोई अता पता ही नहीं है। अजित पवार के खिलाफ इनकम टैक्स का केस था, 1,000 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थी आईटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 1,000 करोड़ की संपत्तियां। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में मामला गया, तब तक अजित पवार ने मोदी शाह की झोली में बैठना स्वीकार कर लिया था, उनने गलबैयां कर ली। आपको विश्वास नहीं होगा शिव कुमार, 1,000 करोड़ की संपत्तियां जो आईटी के पास अटैच थी, रिलीज कर दी गई इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। आम आदमी हमारे आपके जैसा तो कहीं फंस जाए आईटी में, छोटी मोटी अपनी दुकान भी कहीं अटैच हो जाए गलती से, अपना कोई खाता जिसमें 4-5 लाख रुपए हो, तो उससे निजात पाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं होगी। अजित पवार ने सिर्फ इतना किया कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया, उनकी कृपा दृष्टि हुई, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने न केवल संपत्ति 1,000 करोड़ की रिलीज कर दी, बल्कि यह भी कहा कि उनके खिलाफ सारे आरोप झूठे और निराधार हैं, बरी कर दिया सारे मुकदमों से। सवाल यह है कि 1,000 करोड़ की संपत्तियां अटैच करते समय जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वो सचमुच में इतने बोगस थे? ईडी और आईटी जब केस रजिस्टर करते हैं, सैकड़ों करोड़ का मामला, खबरें छपती हैं, फलाने क्या छापा, इतने 1,000 करोड़, इतने सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां मिली, जब उस समय एफआईआर लिखी जा रही होती है तो वो इतनी बोगस एफआईआर होती है? क्या वे सबूत जो एफआईआर दर्ज करते समय बताए जाते हैं, ढिंढोरा पीटा जाता है, वे अदालत की देहरी पर पहुंचने से पहले ही शून्य हो जाते हैं? अजित पवार मुक्त हो जाते हैं सारे आरोपों से। और चलते चलते एक नाम और सुन लीजिए, जिस कांग्रेस को इतनी गाली देते हैं मोदी जी, जिस कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी के सबसे ज्यादा छापे पड़ रहे हैं, यद्यपि उसी में से हमने नाम गिनाए हैं, शुभेंदु अधिकारी और हिमंता विश्व शर्मा तो मूलतः कांग्रेसी हैं। एक नाम आपके पड़ोस का और जोड़ लीजिएगा, नवीन जिंदल, राहुल गांधी के बड़े करीबी सखा, युवा चेहरे कांग्रेस के, संसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। ईडी ने शिकंजा कसा, नवीन जिंदल भाजपा में आ गए, आज ट्रेजरी बेंच पर बैठते हैं मोदी के पीछे। तो जब ईडी ने, सीबीआई ने, आईटी ने पिछले 10-12 सालों में इस तरह से शूटर बनकर, सत्ता का फंटर बन के काम किया है,
तब आज ये नौबत आई है कि सड़कों पर खदेड़े जा रहे हैं। ईडी की टीम के साथ केरलम में जो हुआ है उसकी जिम्मेदार खुद ईडी है, सरकार है। और आने वाले दिनों में ये घटनाएं बढ़ेंगी शिव कुमार जी। सर आपने पूरी ईडी का प्रोग्राम समझा दिया, क्या ईडी करती है, ईडी का क्या उद्देश्य है और ईडी क्यों पकड़ती है। इसके बावजूद तो आप सब उदाहरण छोड़ दीजिए। अब ईडी के जो ताजी नोटिस गए हैं तो बंगाल में देख नहीं रहे हो, भगदड़ मचेगी। फिर भी सर ईडी से प्रसारित किया जाता है। आज जो हुआ इसका मैं प्रबल विरोधी हूं, मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जनता कब तक अपना सब्र का इम्तिहान देगी। समस्या यहां अटकी है। कृपा इस बात पर अटकी है कि अगर यहां तो वो डबल गेम खेल रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा देंगे सरकार नई नवेली बनी है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। चूंकि अब वो केरल में भी अपने पांव जमाना चाहते हैं। 3 विधायक हो गए हैं इस बार उनके, 14% वोट भी हो गया है। वामपंथ अपने अंतिम सैया पर हो गया, ये अंतिम सरकार थी वो चली गई, तो विकल्प बनना चाहेंगे। 50% के आसपास हिंदू वोट है, उसे पोलराइज करेंगे, पोलराइज हो गया तो काम हो जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी उन सभी राज्यों में ईडी को सक्रिय करती है जिन राज्यों में वो चुनाव के लिए भूमिका बनाती है। अब केरल में धीरे धीरे चलेगा, फिर जो बीजेएन के नेता होंगे जो तेज तर्रार काम करने लायक वो सब भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, तो इन्हें एक कैडर मिल जाएगा, चुनाव लड़ लेंगे। अब इसका सबसे बड़ा असर जो आपको फौरी तौर पर मिलेगा वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, छोटे छोटे राज्य गोवा, उत्तराखंड या मणिपुर पर नहीं ध्यान दिया जाएगा। मणिपुर तो क्या खा के जाएगी बीजेपी चुनाव लड़ने। सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश और पंजाब पर रहेगा। तो आप ये गिनिए कि किस किस के यहाँ ईडी जाए। देखिए शिव कुमार जी बस देखिए शिव कुमार, देश में सब लोग जानते हैं कि कम से कम पिनरई विजयन जैसे नेता उस तरह के भ्रष्टाचारी नेता नहीं है जिन पर ईडी जाए, आईटी जाए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन में, सरकारों में, पश्चिम बंगाल या केरल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, लेकिन वहां के कम से कम ये जो बड़े नेता हैं, पिनरई विजयन है, उससे पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में, इन सब नेताओं ने जो मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रहे हैं अपना व्यक्तिगत जीवन इतने साफ सुथरे तरीके से जिया है कि इनके पास ईडी को शायद ही कभी कुछ मिले। लेकिन असल मंशा पिनरई विजयन को फंसाना नहीं है। हमारे और आपके गांव में एक कहावत होती है, कौवा मार के चौराहे पर टांग देना, ताकि बाकी लोगों में दहशत फैल जाए। ये जो कार्रवाई है इसके राजनीतिक नेतार बिल्कुल वही हैं जिनकी ओर आपने इशारा किया। हम उत्तर प्रदेश की बात बाद में करेंगे, पहले केरल में ही समझ लें। निश्चित तौर पर बीजेपी अब इस बात को समझ गई है कि वामपंथ का किला ढह चुका है। धीरे धीरे करके कैडर भी छिटक जाएगा। सरकार में न रहने पर किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उसके नेता असुरक्षित महसूस करते हैं। और उसमें भी जब केंद्र में बीजेपी की, मोदी शाह जैसों की सरकार हो तो उसके डंडे का डर तो सबको रहता है। वहां जो वैक्यूम आने वाला है, वो जो निर्वात है, जो खाली जगह बनने वाली है वामपंथ के ढहने से, सीपीएम, वामपंथी मोर्चा, सीपीएम के अलावा भी छोटे छोटे दल हैं जो वामपंथी मोर्चे में शामिल थे सरकार में, एलडीएफ में। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि वहां पर पिनरई विजयन की गर्दन को उमेटा जाए, इन पर शिकंजा कसा जाए, तो डर के मारे बाकी लोग बीजेपी शरणम गच्छामि हो जाए। और 5 साल तक लगातार ऐसा करके धीरे 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 करके कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपनी दावेदारी वहां पेश कर दी जाए। जाहिर है वहां बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं था। अब 3 लोग जीते हैं, पहले एक जीता था वो राजगोपाल, फिर शायद अगला चुनाव ये हार गए थे मेरे ख्याल से जी। और वो मेट्रो मैन को भी लड़वाया था, वे भी हार गए थे। उन्हें तो मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी थी श्रीधरन को।
उन्हें तो बेकार बुढ़ापे में उनका सिस्टम बुढ़ापा करा खराब जाता कर दिया उनका। लेकिन असली उद्देश्य जो है वो केरल में अपने लिए एक जमीन तैयार करने का है कि किसी तरह अब वामपंथ का सफाया जमीनी तौर पर किया जाए। सत्ता से बाहर हो ही चुकी है, आगे चलकर थोड़ा सा धार्मिक ध्रुवीकरण, वहां भी हिंदू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कांग्रेस के सामने एक दूसरा विकल्प बनने की कोशिश है। अब जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, आने वाले दिनों में बाकी 5 राज्यों में चुनाव है या चुनाव जहां हो चुके हैं, ये ईडी का डर केरल में दिखाकर बंगाल में भी तो लोगों को डराया जा रहा होगा। टीएमसी के बचे खुचे सांसद, विधायक, पार्षद, हम लोगों ने कल बात की थी कि 10 सांसद दल बदल कर सकते हैं, उन्हें भी तो डराने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव है, उसके लिए भी शिकंजा कसा जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग कर दो, वरना ईडी आ जाएगी। तो ये कुल मिलाकर एक तानाशाही स्थापित करने की कोशिश है। विपक्ष और विपक्षी दलों को, उसके नेताओं को पूरी तरह खत्म करने की एक फासिस्ट सोच है। ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। और कल अगर कभी सत्ता परिवर्तन हुआ तो शिव कुमार, कौन जाने आने वाले कल में कोई और सत्ता में हुआ तब क्या होगा। तब क्या होगा। तब मोदी शाह और बीजेपी के साथ अगर यही सलूक हुआ, तब इनके पास रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं होगा कि जिसके कंधे पर सिर रखकर ये आंसू बहा सके। इतना एक्सपोज हो चुके होंगे, एक्सपोज हो चुके हैं। आज की तारीख में जनता सब समझ रही है। हमने जितने आंकड़े आज गिना दिए, आपको क्या लगता है स्पेशल कवरेज न्यूज के हमारे आपके दर्शक इन आंकड़ों पर गौर नहीं करेंगे क्यों कि नहीं 1% कन्विक्शन, 95% विपक्ष के नेता ईडी की चपेट में, बीजेपी में आने के बाद सब बरी, मंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इन चीजों पर गौर जरूर करें हमारे दर्शक, यही हमारा आग्रह है जी। सर सबसे बड़ी बात तो हम आखिर में ये कहेंगे, ये जो आपने कहा कंधे पर सर रख के रोने के लिए, वो तो अभी कंधे पर सर रख के रो रहे हैं कि मत करो हमारे मनमानी, तो फिर हो जाओ होशियार। वो अभी रो रहे हैं कि जो हमसे करा लिया। होता क्या सर, जैसे थानों से ही जिक्र कर ले, थानों में हर थाने का मुखबिर होता है, तो मुखबिर थोड़ी बहुत कमियां करता है तो उसे नजरअंदाज किया जाता है। फिर कभी वो बड़ी चोरी खुलवा देता है तो उसकी सारी कमियां भूल जाती हैं। ऐसे ही जो ये सब कर रहे हैं अधिकारी मिलके बीजेपी के साथ, ये बीजेपी के गैंग के शूटर बन जाते हैं कि अब इनकी मजबूरी है शूटरगिरी करनी, नहीं करेंगे तो ये फंस गए। उन्हें तो इनकी भी एक जांच खोलनी है। मान लीजिए ज्ञानेश कुमार जी की हो सकता है जब वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने कुछ काम किया हो, वहां कोई नस दब गई हो, कोई जरूरी थोड़ी है। तो ये सब चीजें चलती हैं क्योंकि सतपाल मलिक ने जो कहा था कि कई 100 करोड़ की कोई रिश्वत देने आया था, उस समय ज्ञानेश जी भी वहां तैनात थे। तो क्या हुआ है इस पर हम तो बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अब यहाँ जो खेल खेला जा रहा है वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए खेला जा रहा है कि भैया बताओ हम कैसे अब बचेंगे। उन्हीं तुम और इतना करो, तुम और इतना करो। तो सर रो तो अभी रहे हैं, लेकिन तब आंसू टपकेंगे। अभी कसमसा के रो रहे हैं। जैसे एंकरों ने अपनी भाषा बिगाड़ी तो उन्हें बताना पड़ रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो लाभ कैसे होगा। पहले उन्होंने यही तो कहा कि मोदी सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, अब क्या कहें बेचारे, सही बात। फंस गए। तो फंसा हुआ आदमी तो निकलने के लिए सोचता है। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दे को दर्शक देखें और विचार करें और हमें जरूर बताएं। प्रणाम सर।